गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास के अंदर 2 बुक कंप्लीट हो चुकी है और आज अपने तीसरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री की अपने चर्चा करेंगे। तीसरी बुक का अपने फर्स्ट चैप्टर, वैसे देख के तो ये 10वां चैप्टर है आपके, ठीक है, लेकिन वैसे अपने कौन सा हो गया, तीसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भैया उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। तो सबसे पहली बात भैया, अपने चैप्टर की चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है भैया, तालीकोटा की लड़ाई या युद्ध कब हुआ था। देखो, मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था भैया, उसमें मैंने बताया था आपको तालीकोटा का युद्ध, या इसी को अपने बोलते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था, इसकी सन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भैया, 2 वर्ड है अपने उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले तो ये बताओ ये होते क्या है। देखो, देहात आप सब जानते हो, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, देहात बोलते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा बुक में कि भारत 1947 से पहले एक औपनिवेशिक देश था, या भारत एक उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब जब किसी, जैसे मान लो ये भारत है भैया, ये कौन सा देश है अपना, भारत। अब इस भारत के ऊपर भैया कोई दूसरा देश जो है वो इसकी शासन व्यवस्था का संचालन करे। जैसे मान लो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कौन कर रहा था, अपने ऊपर किनका अधिकार था, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का अधिकार था। तो ब्रिटेन के लोग जो है वो भारत के ऊपर क्या कर रहे थे, अधिकार कर रहे थे, या भारत की शासन व्यवस्था क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। तो इसलिए भारत को क्या कहा गया, औपनिवेशिक। मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन अगर दूसरे देश के द्वारा किया जाए तो वह क्या कहलाता है, औपनिवेशिक देश। क्लियर है। अब यहां पर अपनी भैया बुक स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीजें मैं बता दूं। देखो, यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अपने इस्तमरारी बंदोबस्त। आपकी बुक में दिया है इस्तमरारी बंदोबस्त। ये इस्तमरारी बंदोबस्त है भैया, इसी को अपने बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। इसी को अपने बोलते हैं भैया जमींदारी बंदोबस्त। क्यों बोलते हैं, क्या है, इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा अपने मैं आपको यह बता दूं कि ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। देखो, अंग्रेज थे भैया, इन अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन, ब्रिटेन, उधर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यह कंपनी व्यापार करने के लिए कहां आ गई, भारत में आ गई। और भारत में व्यापार के साथ साथ में इन्होंने क्या किया भैया, यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी या यहाँ की जो शासक वगैरह थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे यहाँ पर राजाओं को खदेड़कर, राजाओं को परास्त करके यहाँ पर क्या कर लिया, औपनिवेशिक शासन कायम कर लिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ पर कायम हुआ, तो ध्यान रखना भैया बंगाल में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, बंगाल में हुआ था, 1765 ईस्वी के लगभग। क्लियर है। अब भैया यहां पर इन्होंने, अंग्रेजों ने यहां पर औपनिवेशिक शासन कायम कर दिया। अब इन्होंने ये फैसला किया कि अपने यहां पर औपनिवेशिक शासन तो कायम कर दिया है, लेकिन अब अपने यहां पर किसानों से भूराजस्व जो है वो कैसे वसूले, ये भूराजस्व अपने कैसे प्राप्त करें। इनके लिए इन्होंने कई विधियां लगाई, कई तरीके लगाए। ठेकेदारी फर्ता लागू की, इजारेदारी फर्ता लागू की, कई प्रकार का सिस्टम इन्होंने प्रारंभ किया। फिर इन्होंने एक फर्ता या एक जो सिस्टम लगाया था उसको बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। ये इस्तमरारी क्या है, इसी को भैया अपने स्थायी बंदोबस्ती बोलते हैं, इसी को जमींदारी बंदोबस्ती बोलते हैं। किससे संबंधित है, भू राजस्व एकत्रित करने से। भू राजस्व मतलब जो अपने किसानों से जो कर वगैरह लिया जाता है उसको बोलते हैं। इसको जमींदारी बंदोबस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया यह बंदोबस्त, बंदोबस्त नहीं समझौता, यह समझौता जो है वो किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था, ठीक है। जो बड़े जमींदार होते थे जिनको बंगाल में राजा कहते थे, राजा, ठीक है, उनके साथ में किया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जमींदारी बंदोबस्त। इसको स्थायी बंदोबस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 10 साल के लिए स्थायी कर दिया गया था। जमींदारों को 10 साल के लिए स्थायी कर दिया कि 10 साल तक आपको इस प्रकार से टैक्स जमा कराना है, भू राजस्व जमा कराना है। 10 साल तक ये फिक्स होता था, इसलिए स्थायी बोलते हैं। इस्तमरारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इसमें जो राजस्व है वो सूर्य अस्त होने से पहले जमा कराना पड़ता था। कोई दिक्कत नहीं है, नामों से आप समझ गए होंगे क्या है। अब देखो, 22 मार्च 1793 को भैया इस्तमरारी बंदोबस्त क्या हुआ, लागू हुआ। कहां पर हुआ,
बंगाल में हुआ। बंगाल में इसको लागू किसने किया था भैया? बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने लागू किया था। और किसके साथ समझौता किया था? इसमें जमींदारों के साथ में क्या किया? समझौता किया। मतलब कॉर्नवालिस ने जमींदारों को बुलाया और उनको कहा कि ये जो गांव है ना बंगाल के, यहां से तुम राजस्व इकट्ठा करो और वो हमें दे दो। मतलब उनका हिस्सा जमींदारों का अलग रह जाता, बाकी जो है वो किनको मिल जाता? अंग्रेजों को मिल जाता। और यह बंदोबस्त जो है वो 1790 में हालांकि स्टार्ट कर दिया था इसको, लेकिन 1793 में इसको क्या कर दिया गया था? स्थायी कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था। इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो आपको ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना कब से लागू हुआ? 22 मार्च 1793 को। किसने लागू किया? बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने। किसके साथ में समझौता किया? जमींदारों के साथ में। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हुआ था भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जमींदारों को एक निश्चित राजस्व दे दिया कि आप तो हमें इतने रुपए जमा करा दो, बस बाकी आप कुछ भी करो, उससे हमें मतलब नहीं है। किसानों पर क्या लगाना है, कैसे कर लगाना है, कितना आपको राजस्व वसूल करना है, वो आप जानो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भैया राशि प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित समय तक, निश्चित समय उनको टाइमिंग दे दिया कि आपको इतने दिन के अंदर हमें इतनी राशि क्या करानी है? जमा करानी है। किनको? जमींदारों को जमा करानी है, अंग्रेजों को। और उसकी एक सीमा निश्चित कर दी 10 साल कि 10 साल के अंदर आपको इतनी राशि हमें क्या करनी है? जमा करानी है। अगर आप जमा नहीं कराओगे तो आपकी महाल, ये ध्यान रखना भैया पूछा हुआ है, महाल किसको बोलते हैं? जो जमींदारों की संपत्ति होती थी ना, संपदा, जैसे उनके मकान है, उनके भवन वगैरह है, उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाता था। यही क्या है भैया? इस्तमरारी बंदोबस्त। वापस सुन लेना, कब लागू हुआ? 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। समझौता जमींदारों के साथ हुआ और राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक जमींदार को निश्चित समय पर राजस्व जमा कराना पड़ता था। अगर जमा नहीं कराएगा तो उसकी महाल या संपदा को क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाएगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे राजस्व की पूर्ति होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। बंगाल और वहां के जमींदार। अब बंगाल की स्टोरी पढ़ते हैं। देखो भैया बंगाल में ऐसा क्या सिस्टम हुआ था? सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहां पर स्थापित किया गया था? बंगाल में किया गया था। ये बता चुका हूं मैं, हालांकि आपको वही बात है। सबसे पहले कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था 1765 के लगभग। आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहीं पर स्थापित हो गई। बंगाल में ही सबसे पहले ग्रामीण समाज को क्या किया गया था? पुनर्व्यवस्थित किया गया था। और बंगाल में ही सबसे भैया नई राजस्व प्रणाली सबसे पहले लगाई गई और वहीं पर सबसे पहले भूमि सुधार के कार्य किए गए। मतलब अंग्रेजों ने जो सबसे पहले कोई भी कार्य किया था ना, ये मान के चलो कि वो 99% कार्य कहां पर हुए थे? बंगाल में ही हुए थे भैया। ठीक है, ये आपने देखो अंग्रेज भारत में आए थे। भारत में आने के बाद में सबसे पहला जो क्षेत्र जहां पर औपनिवेशिक शासन उन्होंने जमाया था वो कौन सा था? बंगाल ही था। आगे देखो भैया, अब यहां पर एक स्टोरी है, आपकी बुक में आपने पढ़ी होगी कि वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। देखो ये घटना कब की है? 1797 में की है। अपने इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। घटना कब की है? 1797 की। क्या हुआ था भैया? देखो ये वर्धमान का जो क्षेत्र है भैया अपने बंगाल का, यहां पर जो बड़े जमींदार होते थे, शक्तिशाली जमींदार होते थे, ताकतवर जमींदार होते थे, उनको क्या कहते थे? राजा कहते थे। समझ गए? अब ये स्टोरी क्या है देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए। देखो भैया वर्धमान में क्या था? एक जमींदार था। उस जमींदार को क्या करना था? निश्चित समय तक राजस्व जमा कराना था। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, वो राजस्व कब तक जमा कराना पड़ता था? निश्चित समय तक। अब वो किसी कारणवश से उसको जमा नहीं करा पाया तो उसकी जो संपदा थी, जो महाल थी, उसको क्या करना प्रारंभ कर दिया गया? नीलाम करना प्रारंभ कर दिया गया। नीलामी स्टार्ट कर दी। तो अब वहां का जो कलेक्टर था वो भी नीलामी बैठा था। उसने देखा कि यार यहां पर जितने भी जो नीलामी में भाग लेने के लिए जो लोग आए ना, वो 95% लोग कौन है? फर्जी है। फर्जी का मतलब वो जमींदार के ही एजेंट है, जमींदार के नौकर है, वही क्या कर रहे हैं? उसको खरीद रहे हैं। समझ रहे हो आप? वही उसको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे। इस प्रकार की घटना वहां पर देखने को
मिली। बस कोई विशेष नहीं है, थोड़ी सी आप बुक में देख सकते हो, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो भैया, अब आती है मेन चीज, अदा न किए गए राजस्व की समस्या। राजस्व कौन अदा नहीं करेगा? जमींदार। अभी यहां पर क्या बात हुई अपनी, राजस्व किसको जमा कराना पड़ता था? जमींदार को जमा कराना पड़ता था। किसे? अंग्रेजों को। अगर वह राजस्व जमा न कराए तो उसके सामने क्या समस्या आएगी भैया? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, उसके सामने क्या समस्या आएगी? उसकी महाल या उसकी जो संपदा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया जाएगा? नीलाम कर दिया जाएगा, और उससे जो पैसे आएंगे उससे राजस्व की पूर्ति की जाएगी। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भैया। बंगाल में जो जमींदार होते थे वो भूस्वामी नहीं होते थे, मतलब वो भूमि के मालिक नहीं होते थे। वो कौन होते थे? भू राजस्व संग्राहक या भू राजस्व समाहर्ता होते थे। समझ रहे हो? वो क्या होते थे? राज्य का संग्राहक थे। राज्य का संग्राहक मतलब कि राज्य के लिए वो क्या करते थे? भू राजस्व संग्रह करते थे। कौन? जमींदार, अर्थात वो भूमि के मालिक नहीं थे। ये जो जमींदार होते थे भैया, इन जमींदारों के पास में कई गांव होते थे। यह जरूरी नहीं कि एक जमींदार को एक ही गांव दिया जाए कि तू इस गांव से राजस्व इकट्ठा कर, नहीं। एक जमींदार को कई गांव होते थे, किसी के पास 50, किसी के पास 60, किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास तो 400 तक भी क्या होते थे? गांव होते थे। और उनसे वह क्या करता था? राजस्व इकट्ठा करता था। अब वह जब राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता तो उसके सामने देखो क्या समस्या आती? उसके सामने समस्या आती थी कि जमींदारों को नियमित रूप से राजस्व देना पड़ता था, और अगर नहीं दे सकता तो उसकी संपत्ति को क्या किया जाता था? नीलाम किया जाता था। अभी बता चुका हूं मैं आपको, अगर कोई जमींदार निश्चित समय, एक टाइम फिक्स था, जैसे अब मैं आपको कह दूं कि भैया 13 दिसंबर से आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है, अर्धवार्षिक की, अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है। ये मैंने आपको टाइम दे दिया, अब 13 दिसंबर तक आपको तैयारी करनी है, फिक्स टाइम हो गया। अब आप टाइम पे अगर अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो रही है तो लॉस किसको होगा? आपको ही होगा। इसी प्रकार से अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने जमींदारों को एक निश्चित टाइम दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया कि इस टाइम तक आपको भू राजस्व जमा कराना ही है। अगर अगर जमींदार भू राजस्व जमा नहीं करा पाते तो उनकी संपत्ति को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अगर जमींदार निश्चित समय पर भू राजस्व जमा नहीं करा पाता तो उसके साथ में कौन सी समस्या आती? तो सीधी सी बात है, उसके सामने प्रमुख जो समस्या आती थी वह समस्या ये आती कि उसकी जो संपदा होती, उसकी जो प्रॉपर्टी होती, उसकी जो भौतिक संपत्ति होती, उसको क्या कर दिया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दिया जाता। कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया आगे बात करते हैं, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते या उनकी जमींदारी नीलाम क्यों होती? अब मैंने आपको बताया कि जो जमींदार होते थे उनकी संपत्ति जो है वो क्या कर दी जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि उनकी संपत्ति नीलाम क्यों की जाती? सर आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से जमींदार जो है वो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते? अरे जमींदार जो होते वो किससे भू राजस्व एकत्रित करते थे? किसानों से। देखो ये कौन है? आपके किसान है, फिर आपके कौन आ जाएंगे? जमींदार, फिर आपके कौन आ जाएंगे? अंग्रेज। यही तो सिस्टम था। अंग्रेजों ने किसको ठेका दे दिया? जमींदारों को। अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ समझौता कर लिया कि आप जानो, आपका काम जाने, हमें तो इतनी तारीख को इतने बजे तक इतने पैसे मिल जाने चाहिए। अब ये जमींदार जो है वो पैसे कहां से एकत्रित करेगा? इन किसानों से। ठीक है, किसानों से कौन लेगा? जमींदार। फिर जमींदार किसको देगा? अंग्रेजों को। यही तो सिस्टम था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक कर जाते? मतलब जो राजस्व की राशि होती थी, जो कर जमींदार किसानों से लेते थे, उनको उसको अदा करने में उनसे भूल क्यों जाती? या क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ ले कि जमींदार जो होते थे उनकी जमींदारी या उनकी संपत्ति या उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम क्यों की जाती? ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे भैया। इसके कई कारण हैं। देखो पहला कारण तो क्या था? खेती या उपज की पैदावार का क्या होना? घटना। खेती या उपज की पैदावार का क्या होना? घटना। देखो भैया यह व्यवस्था लागू हुई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है,
लेकिन इसके लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे वो कब बना दिए गए थे? 1790 में। 1790 में डिसाइड किया गया कि इतना आपको राजस्व जमा कराना है, इतना आपको टैक्स जमा कराना है, ऐसा आपको करना है। अब सपोज करो कि 1790 ईस्वी में मान लो कोई आदमी खूब पैसे वाला है, या 1790 की साल में आपके अच्छी उपज हो रही है, अच्छा अनाज हो रहा है, अच्छी आपकी आमदनी हो रही है, भूमि की उपजाऊपन अच्छा है, तो क्या जरूरी है क्या 5 साल बाद में वैसा ही हो? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है और बढ़ भी सकता है, हो सकता है डाउन भी हो सकता है। तो ऐसा ही भैया वहां पर हुआ किसानों के साथ में। किसानों के साथ में क्या हुआ? उनकी जो उपज थी, जो उनकी पैदावार थी, वह 1790 के मुकाबले क्या हो गई? घट गई। घटने की वजह से वो जमींदारों को भू राजस्व जमा नहीं करा पाए, और भू राजस्व वो जमा नहीं करा पाए तो जमींदार किनको भू राजस्व नहीं दे पाया? अंग्रेजों को नहीं दे पाया। और अंग्रेजों ने फिर क्या कर दिया? उनकी संपत्ति को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है भैया प्राकृतिक आपदाएं। देखो कई बार प्राकृतिक आपदाएं आने से भी भैया भू राजस्व जमा नहीं करा पाए किसान। प्राकृतिक आपदाएं कैसे? जैसे मान लो कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी किसान जो है वो जमींदारों को भू राजस्व जमा नहीं करा पाए, और भू राजस्व जमा न करा पाने के कारण जमींदारों की जो है वो संपदा जो है वो नीलाम कर दी गई। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना भैया, जोतदारों और मंडलों का उदय। सबसे पहली बात तो जोतदार और मंडल है क्या? देखो जोतदार क्या है भैया? 18वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 18वीं शताब्दी के एंडिंग टाइम की बात है भैया, जो धनी किसान होते थे उन धनी किसानों को क्या बोलते थे? जोतदार बोलते थे। इनका उदय हुआ। बड़े बड़े जो किसान थे, पैसे वाले अमीर जो किसान थे, उनको क्या बोलते थे? जोतदार बोलते थे। इन्होंने क्या किया भैया? ये गांव में रहते थे और इनकी जमींदारों के साथ में क्या होती थी? अनबन होती थी। इनकी जमींदारों के साथ में क्या होती थी? अनबन होती थी। तो इन्होंने क्या किया? जो छोटे किसान थे, जिनको बोलते हैं भैया रेयत, ठीक है, या यौमन भी इनको बोलते हैं, इन छोटे किसानों को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। किन्होंने? जोतदार और मंडलों ने। मंडल किसको बोलते हैं? गांव का जो मुखिया होता है ना, उसको बोलते हैं मंडल। जानना, जोतदार कौन हो गए? धनी किसान। मंडल कौन हो गए? गांव का मुखिया। इन्होंने क्या किया? जो किसान थे उन किसानों पर अपना नियंत्रण कर लिया, और किसानों को कहा कि आप जो है ना, इन जमींदारों को किसी प्रकार का कोई भू राजस्व वगैरह न दो, उनको किसी प्रकार का कोई आपको कर नहीं देना है। मतलब किसानों को बहला फुसलाकर इन्होंने क्या किया? अपनी ओर कर लिया। अब किसानों ने भैया भू राजस्व जमा नहीं कराया। भू राजस्व जमा नहीं कराया तो जो जमींदार थे उनकी संपदा की क्या हो गई? नीलामी हो गई, और उनको जमींदारी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब जमींदार को हटा दिया गया, एक जमींदार को हटा दिया गया, मतलब अब जमींदारी किसको मिलेगी? दूसरे को। अरे से मान लो ये जमींदार है कोई एक आदमी, ये भू राजस्व जमा नहीं करा पाया, ठीक है। अब इसको अंग्रेज क्या करेंगे? हटा देंगे। इसकी संपत्ति को नीलाम करके इसको हटा देंगे, और फिर यहां के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बनाएंगे? जमींदार बनाएंगे। तो ये जो जोतदार थे ये यही चाहते थे कि जो पहले वाला जमींदार है उसको कैसे जैसे करके हटा दिया जाए और हमें क्या मिल जाए? जमींदारी मिल जाए। तो ये जोतदारों और मंडलों का जो उदय हुआ था, इससे भी भैया जमींदारों को क्या हुआ? उनकी संपत्ति नीलाम हुई। क्लियर है? तीसरा, चौथा है भैया अत्यधिक ऊंची राजस्व दर। अत्यधिक ऊंची राजस्व दर कैसे? मतलब अंग्रेजों ने भैया जब ये इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था, जब भू राजस्व प्रथा लागू की थी, तो इन्होंने जो भू राजस्व जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाकर लिया था। काफी ज्यादा भू राजस्व इन्होंने लगा दिया था किसानों के ऊपर। कुछ किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने लगा दिया, और कुछ जमींदार जो थे वो भी होशियार थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी 2-4 रुपए बढ़ाकर लगा दिए। इससे किसानों की हालत जो है वो क्या हो गई? पहले के मुकाबले अत्यधिक ज्यादा खराब हो गई, या दयनीय हो गई, या वो एक प्रकार से कहे कि गरीबी की दर में चले गए। तो ये अत्यधिक भू राजस्व होने की वजह से भी भैया किसान जो है वो भू राजस्व जमा नहीं करा पाए, और भू राजस्व जमा नहीं करा पाने के कारण जमींदार जो है, इस जमींदार को भी अपनी संपत्ति से नीलाम होना पड़ा। इसके अलावा आता है भैया सूर्यास्त विधि। ये देखो क्या है भैया, एक बार क्वेश्चन भी आया था, सूर्यास्त विधि। देखो सूर्यास्त विधि क्या है? जो इस्तेमारी बंदोबस्त था ना, इसमें एक सिस्टम था, इसमें एक निश्चित डेट होती थी। निश्चित क्या होता था?
समय होता था कि इस दिन आपको सूर्य अस्त होने तक, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है, उस सूर्य अस्त होने के पहले पहले आपको इतनी राशि क्या करनी है, जमा करानी है। अगर आप जमा नहीं करा पाओगे तो आपकी महाल या संपदा को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। इसमें कौन सा वर्ड आया, सूर्य अस्त होने से पहले जमा कराना पड़ता था, इसलिए भैया इसको क्या कहते हैं, सूर्यास्त विधि भी कहते हैं। अब हो सकता है देखो कई बार जमींदारी प्रथा में क्या था, हो सकता है कई बार जमींदार के पास में किसी प्रकार से कोई भू राजस्व की कमी हो जाए, भू राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज फिर उसकी संपत्ति को नीलाम कर देते। नेक्स्ट है भैया, रैयतों द्वारा जानबूझकर राजस्व भुगतान में क्या करना, देरी करना। रैयत क्या होते हैं भैया, जो किसान होते हैं उन किसानों को क्या कहा जाता है, रैयत कहा जाता था। अब कई किसान देखो होशियार थे, कई किसानों की जमींदारों के साथ में अनबन होती थी, तो वो क्या करते थे, उस जमींदार को सबक सिखाने के लिए क्या करते थे, जमींदार को समय पर भू राजस्व नहीं देते। अब जमींदार को समय पर भू राजस्व नहीं देते तो जमींदार अंग्रेजों को नहीं दे पाता, इसकी वजह से उसकी जमींदारी को क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया जाता था। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ सबसे पहले इस्तेमरारी बंदोबस्त। इस्तेमरारी ही लिखना है आपको, ठीक है, आपको यही हेडिंग लगानी है, इस्तेमरारी बंदोबस्त, बस इतना लिखना आपको। और इसमें लिखो आप इस्तेमरारी बंदोबस्त, इसमें लिखो इसमें, वह स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, वह स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, उसे ही इस्तेमरारी बंदोबस्त कहते हैं, उसे ही इस्तेमरारी बंदोबस्त कहते हैं। इस्तेमरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह बंदोबस्त ओब्लिक व्यवस्था 22 मार्च 1793 को बंगाल के गवर्नर कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ में किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद भी आप एक पॉइंट बना के लिख लो, इसी में लिखो, आप आगे लिखो इसी में, इस बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राशि प्रत्येक जमींदार को निश्चित समय तक अंग्रेजों को अदा करनी पड़ती थी, अन्यथा उनकी महाल क्या है भैया, संपदा, ठीक है, संपदा को क्या कहते हैं, महाल, अन्यथा उनकी महाल को नीलाम कर दिया जाता था। फिर हेडिंग लगाओ, बंगाल और वहां के जमींदार, बंगाल और वहां के जमींदार। बंगाल और वहां के जमींदार। लिखो इसमें 2-3 लाइनें लिख लो। सबसे पहले भारत में औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में ही स्थापित हुई तथा बंगाल में ही सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया तथा साथ ही साथ नई राजस्व प्रणाली और भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए गए। कर लिया। अब आप हेडिंग लगाओ भैया, इसको देखो आप खुद ही कर लेना, अपनी बुक में दिया हुआ है, कोई विशेष क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। इतना पूछ सकते हैं कि वर्तमान में नीलामी की घटना कब हुई थी, 1797 ईस्वी में। इसको आप बुक से, आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है बस उसमें से आप अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, बाकी कोई विशेष है नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा नीलामी की घटना कब हुई थी।
तो 1797। और बंगाल में जो बड़े जमींदार होते हैं, ताकतवर जमींदार होते हैं, उनको क्या कहते थे? राजा। ठीक है, अब यहां पर आप हेडिंग लगाओ ये अदा न किए गए राजस्व की समस्या। इसके नीचे क्वेश्चन भी लिख लो, आप क्वेश्चन की तरह लिख लो, अगर जमींदार समय पर भू राजस्व अदा नहीं कर पाता तो उसके सामने क्या समस्या आती? इसमें लिखो इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदार भूमि का स्वामी न होकर राज्य का संग्राहक ओब्लिक समाहर्ता, ऐसे भी कर सकते हो आप, समाहर्ता होता था, जो गांवों से राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजों को सौंपता। आगे लिखो एक जमींदार के नीचे, ऐसे कर लो, एक जमींदार के नीचे कई गांव होते थे। कुछ जमींदारों के पास तो 400 तक गांव होते थे। जमींदारों को इन गांवों से भू राजस्व एकत्रित करके नियमित रूप से एक निश्चित समय तक अंग्रेजों को राजस्व सौंपना पड़ता था। अगर जमींदार ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी महाल ओब्लिक संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ध्यान रखना। अब आप हेडिंग लगाओ ये जैसे देखो आपकी बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी बातें पहले समझा चुका हूं आपको। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करता, या फिर इसके नीचे क्वेश्चन भी लिख लो भैया, क्वेश्चन की तरह कर लो आपको, ताकि आपके कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है भैया वो 2 या 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसी हेडिंग के नीचे क्वेश्चन भी लिख लो आप। क्वेश्चन ये है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम क्यों कर दी गई। ठीक है, इसमें लिखो, थोड़ा सा स्पीड से लिखना है। लिखो इसमें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में शुरू हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को वहां पर जमींदारों के साथ एक समझौता करके इस्तमरारी ओब्लिक स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के पश्चात भू राजस्व की रकम अदा न किए जाने के परिणाम स्वरूप 75% से अधिक जमींदारियां नीलाम कर दी गई, जिसके पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, हेडिंग लगानी है आपको, इनमें थोड़ी डिटेल लिखाऊंगा आपको। खेती या उपज की पैदावार घटना। लिखो इसमें राजस्व की यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे कृषकों के लिए जमींदारों को देय राशियां चुका पाना बहुत कठिन था। अब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे जमा करा सकता था। नंबर 2, हेडिंग लगाओ प्राकृतिक आपदाएं। इसमें लिखो कई बार
अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण भी किसान जमींदार को भू राजस्व नहीं दे पाता, जिसके कारण जमींदार की भू संपत्ति जिसके कारण जमींदार की संपदा नीलाम कर दी जाती थी। नंबर 3 हेडिंग लगाओ, जोतदारों और मंडलों का उदय। ठीक है, लिखो 18वीं शताब्दी के अंत में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था और गांव के मुखिया को वहां पर मंडल कहा जाता था। गांव के मुखिया को मंडल कहा जाता था। इनके द्वारा गांव के किसानों पर नियंत्रण रखा जाता। जोतदार और मंडलों के द्वारा किसानों को बहलाने का काम किया जाता ताकि किसान भू राजस्व न दे और जमींदार की संपदा नीलाम करके उसे जमींदारी से बर्खास्त कर दिया जाए ताकि जोतदार स्वयं जमींदार बन सके। तीन पॉइंट हो गए। चौथा हेडिंग लगाओ भैया, अत्यधिक ऊंची राजस्व दर। अत्यधिक ऊंची राजस्व दर, इसमें लिखो इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व दर अत्यधिक ज़्यादा थी, जिसके कारण किसान भू राजस्व जमा नहीं करा पाते और जमींदार की संपदा नीलाम कर दी जाती। नंबर 5 सूर्यास्त विधि। नंबर 5 सूर्यास्त विधि, इसमें लिखो इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था। राजस्व जमा न होने की दशा में उनकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। इसे ही सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो रेतों द्वारा जानबूझकर राजस्व भुगतान में देरी करना। रेतों द्वारा जानबूझकर राजस्व भुगतान में देरी करना। ठीक है भैया, ये 5 पॉइंट हो गए। इसमें कोई विशेष लिखने वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना रेत किसको बोलते थे, किसान को बोलते थे वहां पर। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।